Hello, my dear 10th class students. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 2 जिसको हमने लिया है आपकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से। और चैप्टर बहुत ही मोटिवेटिंग है जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेसिकली थोड़ा सा हम चैप्टर के टाइटल को जस्टिफाई कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सो दैट आप चैप्टर से एक बेटर और हेल्दियर कनेक्ट डेवलप कर सको। सो व्हाट इज दिस, नाम से समझ में आ रहा है, आपने सुना तो नाम तो सुना होगा नेल्सन मंडेला। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं ही इज ओनली नेल्सन मंडेला। सो ही was the first black president of साउथ अफ्रीका। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने थे जो ब्लैक पर्सन थे, बिकॉज इनसे पहले ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रही हूँ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इनसे पहले वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी। आपने ऐसा सुना होगा काले गोरों का भेदभाव हुआ करता था, अनटचेबिलिटी प्रिवेल करती थी, ऐसी बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस पुराने समय में प्रिवेल किया करती थी। उन्हीं में से एक ऐसा सिस्टम है जो इस चैप्टर में हमें बताया गया, जो अप्रूव किया था उनका क्रेडिट जाता है, उसका क्रेडिट जाता है अप्रूव करने का नेल्सन मंडेला को। ठीक है, सो जो चैप्टर है हमारी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बेसिकली ये नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमस वर्ड सारी जगह सुना होगा। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच, लाइफ के बारे में लिखना, ग्राफी इज राइटिंग। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी लाइफ के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो स्ट्रगल थी टुवर्ड्स फ्रीडम, वो एक काफ़ी लंबी जर्नी थी। तो इट्स क्वाइट बिग or a quite long walk to attain freedom not only for himself but all his country people। तो उसके लिए काफ़ी एक लंबी जर्नी थी और फाइनली उनको फ्रीडम मिली। तो ये जो है, ये बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो खुद नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था। तो आज इस बुक में से हमने कुछ एक्सकर्प्ट किया है। एक्सकर्प्ट बोलो, एक्सट्रैक्ट बोलो या एब्स्ट्रैक्ट बोल दो। मैं फिर से वर्ड्स सारे दोहरा देती हूँ क्योंकि वर्ड्स हम बहुत बार यूज़ करेंगे। आपकी मेन रीडर बुक में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए गए हैं। सो इट कैन बी सेड एज एक्सट्रैक्ट बोल दो, एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो या एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो। एक्सट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सकर्प्ट। तो ये बेसिकली ये तीनों का मतलब एक ही होता है। कोई बड़े में से छोटी सी चीज़ हम निकाल लेते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है, एक्सट्रैक्ट बोला जाता है या एक्सकर्प्ट बोला जाता है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेसिकली दिस इज़ एन एक्सकर्प्ट जो हमने लिया है नेल्सन मंडेला की बुक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से। अब समझ में आ गई बात? राइट। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा चैप्टर का टाइटल जस्टिफाई कर चुके हैं, अब इसके इंट्रोडक्शन को कुछ समझते हैं ना। बिफोर आई प्रोसीड एंड रीड द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स यू, मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ समझाना चाहती हूँ उस चैप्टर में। सो नेल्सन मंडेला की जो फ्रीडम को अटेन करने की जो स्ट्रगल थी, उसमें कैसे वो कितने साल तक जेल में रहे। फॉर अप्रॉक्स 27 years ही वॉज इन बार्स, he was behind the bars and he was in prison। ऐसा क्यों हुआ, कैसा होता था उस समय में, क्या चीज़ें प्रिवेल करती थी, वाइट पीपल की इतनी सुप्रीमेसी क्यों थी, ब्लैक पीपल वर नॉट कंसीडर्ड एज इक्वल्स। ऑफ कोर्स तभी तो ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ रेशियल डोमिनेशन किया जाता था, उनको सोसाइटी का मेंबर कंसीडर नहीं किया जाता था। इवन उनको बेसिक और जो कंपल्सरी जो मैंडेटरी राइट्स होते हैं, उनको वो राइट्स तक अवेलेबल नहीं थे। दे वर इवन नॉट हैविंग द राइट टू एजुकेशन, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं थे। सो वो डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें समझ के नेल्सन मंडेला को बचपन में तो लगता, उनको बचपन से ऐसा नहीं था कि उनको ऐसा लगता था कभी कि वो फ्री नहीं है या उनके अंदर फ्रीडम के लिए कोई भूख है बचपन में। सो ही वाज लाइक कि वो बिल्कुल फ्री हैं, वो जहाँ जहाँ दूर दूर फील्ड्स में जाना चाहते थे, जहाँ से पानी पीना चाहते थे, जहाँ पे खेलना चाहते थे, जहाँ पे पढ़ना चाहते थे, वो बिल्कुल फ्री थे। बट एज अ चाइल्डहुड फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम चेंज होती गई। अब थोड़े से जब एडल्ट हुए तो कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, जो कुछ समय के लिए उनको लगता था मुझे ये चाहिए। जैसे
ग्रेजुएशन में आई, स्कूल में, तुमको लगता है दोस्तों के साथ पार्टी करना, बाहर घूमना, नाइट आउट करना, तो मुझे ये फ्रीडम्स नहीं है, तुमको ये फ्रीडम्स लगा कि होनी चाहिए। ये ट्रांजिटरी थी, बहुत कम समय के लिए थी। फिर थोड़े और मैच्योर हो, तुमको रियलाइज़ हुआ यार कि एक्चुअली में मेरे जैसे दिखने वाला कोई भी इंसान फ्री नहीं है। मेरे जैसे दिखने वाले का मतलब है कि जो भी डार्क स्किन पीपल है, जो ब्लैक स्किन पीपल है, वो कोई भी फ्री नहीं है। तो तब उनको रियलाइज हुआ और तब उन्हें डिसाइड करा दैट आई हैव टू फाइट नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे अपने सभी लोगों के लिए लड़ना है और मुझे फ्रीडम दिलानी है उन सबको, सो दैट दे कैन लिव फ्रीली एंड फेयरली और किसी भी टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जिसको एक की वर्ड दिया है इस चैप्टर में, दैट इज अपाटाइड। आपको पता भी होगा बहुत लोग ये वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, मैं आपको वर्ड बता देती हूँ क्या है। द वर्ड इज APARTHEID। ये अपार्थिड, अपार्थाइड, कुछ गलत बोलते हैं, बट इसका जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल करेक्ट, दैट इज अपाटाइड। ठीक है, तो अब मैं अपाटाइड बोलूँ तो ये मतलब पता नहीं कौन सी टाइड्स और साइक्लोन्स की बात कर रही हूँ, तो प्लीज बी केयरफुल। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में वर्ड क्लियर कर दिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर सो दैट यू कैन डेवलप अ कनेक्ट विद दिस चैप्टर एंड हैव अ डीपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, so this chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, who was born in 18 July 1918, the first black president of South Africa. Excerpts from Long Walk to Freedom include a description of the inauguration ceremony. तो हमें इस बुक में क्या क्या दिया गया है और मतलब हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमने इस बुक से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा था, हमने उससे क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया इनॉग्रेशन सेरेमनी का। तो कोई सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओथ टेकिंग, जब हमारे नेल्सन मंडेला ही वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये हमें इनॉग्रेशन सेरेमनी का पता चलेगा, कहाँ पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी, उनके साथ कौन था, कौन डिप्यूटी बना था, कौन सेकेंड डिप्यूटी बना था, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, उन्होंने अपनी वो जो इतनी लंबा चौड़ा सा, आपने देखा हो जब भी कोई प्रेसिडेंट एनीवन हु स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो शपथ लेते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट बनाऊं या मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, तो वो एक अच्छा सा एक भाषण देते हैं जिसको हम स्पीच बोलते हैं। तो हमने कुछ स्पीच में से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में ली हैं और उनकी जर्नी बताई गई टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, कि इट वाज नॉट कि वो बचपन से ही उनके अंदर भूख थी कि उनको आज़ाद करना है, फ्रीडम के लिए उन भूख थी, नहीं, ग्रेजुअली जब उन्हें रियलाइज करा और उन्हें ये समझा कि उनके आसपास के लोग भी फ्री नहीं है, एंड देन ही टुक द वे ऑफ फ्रीडम फाइटर। क्या क्या स्ट्रगल उनको करनी पड़ी, जैसा कि मैंने बताया, फॉर अप्रॉक्स 30 years ही वाज पुट इन प्रिजन अलॉन्ग विद ट्रिब्यूट। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजों का क्रेडिट नेल्सन मंडेला ने इंडिविजुअली नहीं लिया, अपने आप पे अलोन नहीं लिया, बट अलॉन्ग विद ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम। अब ये बोलते हैं ये सिर्फ मेरी वजह से ये नहीं हुआ कि आज मैं अपने लोगों को फ्री करा सका हूं, बट इट इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल एफर्ट ऑफ thousands of freedom fighter जिन्होंने who fought for making their people free, but unfortunately they sacrificed their entire life। और कहीं ना कहीं उन्हीं सबका मैं समेशन हूँ, उन सबके थोड़े थोड़े एफर्ट्स का रिजल्ट मैं हूँ, जिसकी वजह से फाइनली या एग्जैक्टली हमें आज फ्रीडम मिल पाई है। तो ट्रिब्यूट देंगे बाकी सभी फ्रीडम फाइटर्स को एंड काउंटलेस अदर पीपल जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इस फ्रीडम में। In South Africa, a brutal practice named apartheid was followed. ये कहाँ पे? Because he was the first black president of South Africa. तो एक बहुत ही brutal, एक बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था, एक बहुत ही मैल प्रैक्टिस होती थी, इसका नाम था apartheid, जो हुआ करती थी, that is racial domination, racial discrimination।
Now, apartheid refers to discrimination between people on the basis of their race, on the basis of the color of their skin. क्या आपको लगता है ये genuine या ये justified है कि just because I have brown skin, somebody has black skin and somebody has white skin, तो हमें इन लोगों में भेदभाव करना चाहिए? White superior होते हैं, brown बीच में आते हैं और black बिल्कुल ही they are considered to be the outlaws of society. ऐसा तो नहीं होता है, but ऐसा हुआ है यहाँ पे. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of the color, caste, age, जेंडर, रीजन, रिलीजन, किसी भी पैरामीटर पे, किसी भी बेसिस पे आज के बाद अब भेदभाव नहीं किया जाएगा. उन्होंने ऐसी एक लिबरल, ऐसी एक फ्री सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने समझने वाले हैं. नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस चैप्टर. थीम क्या होता है? थीम इज दैट सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स. तो द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस. अब ये जो लाइन है ना, ये नेल्सन मंडेला चैप्टर में से ऑलमोस्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन को याद है तो ये तो हर जगह यूज होगी, तो इन वर्ड को अच्छे से दिमाग में फीड कर लो अभी से. द स्ट्रगल फॉर, किसके लिए? सबसे पहली चीज, उनको इंडिपेंडेंस ही चाहिए थी, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे. इक्वालिटी एंड जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन हमें किसी को डिप्राइव नहीं करना चाहिए, ना उनको डोमिनेट करना चाहिए, ना उनको ऑप्रेस्ड करना चाहिए. सो द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द सब्जेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ चैप्टर इन द इंग्लिश टेक्स्ट. पूरे चैप्टर में आपको बस यही तीन चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के जस्टिफाई होंगी: इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस. सो the chapter is a section taken from Nelson Mandela's autobiography, a politician and anti-apartheid revolutionary from South Africa. The chapter describes Mandela's early years and his path to becoming politically active member of the African National Congress. और ये चैप्टर में हमें क्या क्या पता चलेगा? ये चैप्टर में डिस्क्राइब करती है नेल्सन मंडेला की अर्ली ईयर्स कैसे थे, बचपन में, ग्रेजुएशन के टाइम में, टीनेजर में, मैच्योर हुए, एडल्टहुड हुए, वो पूरा उनके बारे में बताएंगी. एंड ऑल्सो हिज पाथ टू बिकमिंग अ पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर ऑफ द ANC, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. फिर लेटली इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी थी जिसका नाम रखा गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये उसके एक बहुत ही एक्टिव मेंबर बने, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. विच बैटल्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीकाज अपार्थाइड सिस्टम. और ये जो कम्युनिटी या जो ग्रुप, ये जो असेंबली बनाई गई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फाइनली इसने कैसे इस सिस्टम को, इस ब्रूटल प्रैक्टिस को अप्रूव करने में हेल्प किया, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे. Additionally, it emphasizes his 27-year incarceration for his political involvement, his eventual release, and his contribution to the nation's transformation into a multiracial democracy after his release. और तो और हमें इस चैप्टर में क्या पता चलेगा? It emphasizes his, तो his कौन है? नेल्सन मंडेला की बात हो रही है. उनको 27 ईयर्स तक जेल में रखा गया, सो कैदी बनाया गया था. 27 ईयर इंकासेशन फॉर हिज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, हिज इवेंचुअल रिलीज. और फाइनली 27 ईयर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. इवन व्हेन ही वाज इम्प्रिजन, जब वो जेल में थे, तो वहाँ से भी उनकी जो फाइट थी फॉर फ्रीडम वो लगातार चलती रही, साइलेंटली बट yes. So eventual release and his contribution to the nation's transformation into a multi-racial democracy after his release. और finally जब वो जेल से आज़ाद होते हैं तो कैसे एक ऐसी नेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं जहाँ पे रेशियल डोमिनेशन किया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था. अब उसको, वो नेशन को ट्रांसफॉर्म करा है एक मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी में, मतलब जहाँ पे अलग अलग रेसेस को इक्वालिटी मिली है, जहाँ पे सब फ्री हैं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. मंडेला स्टेडफास्ट डेडिकेशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज क्लियर थ्रू आउट द चैप्टर. तो नेल्सन मंडेला
मंडेला की जो डेडिकेशन थी, जो स्टेडफास्ट डेडिकेशन थी, मतलब ठान ली तो फिर तो मैं भी अपनी भी नहीं सुनता, ये वो वाली बात थी, लाइक इतना ज़्यादा डेडिकेशन था. सो डेडिकेशन मीन्स कमिटमेंट. नेल्सन मंडेला's steadfast dedication to the struggle for freedom, equality and justice is clear throughout the chapter. Despite the personal sacrifices he must make, he is committed to bringing about change and creating a more just society for every single person in South Africa. He also stresses the value of non-violence and peacemaking in achieving this objective. और सबसे ज़्यादा अगर मैं इस चैप्टर का कुछ लर्निंग आउटकम दूँ, so that is just this line. He also stresses the value of non-violence. इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, कुछ भी वॉर नहीं करा, मारकाट नहीं करी, लड़ाई झगड़े नहीं करे, बिना इन सब के शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, पीस मेकिंग से इन्होंने अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करा. कौन से ऑब्जेक्टिव को? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर. आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है. नाउ let's understand about the author, that is Nelson Mandela. So Long Walk to Freedom is an autobiography by South Africa's first democratically elected president Nelson Mandela, and it was first published in the year 1994 by Little Brown and Company. तो पहली बार इनको पब्लिश किसने किया था? Little Brown and Company ने. The book profiles his early life, और बुक में क्या क्या दिया गया उनकी नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ के बारे में, coming of age, education के बारे में, and finally very importantly 27 years of prison की 27 years जो उन्होंने prison में spend करे थे वो भी हमें यहाँ पे बताया गया है. So yes, are you guys excited to know more about Nelson Mandela? Yes, of course. मुझे comment section में ज़रूर बताइए कि कितने excited हैं आप लोग. चलिए, so अब यहाँ पे अगर आप अपनी NCERT की बुक खोलोगे तो exactly यहाँ से आपकी चैप्टर शुरू हो रही है. कुछ चैप्टर को बिगिन करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको समझेंगे और फिर वर्ड टू वर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सो पहले हम समझ लेते हैं अपार्थाइड. बार बार ये वर्ड आएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट वो वर्ड समझ में आना चाहिए. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. इसीलिए तो इसको रेशियल डोमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है. कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो क्या बता सकते हो हाल ही में, रिसेंट तक, इन तीन में से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलो होता है? कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? यूएसए, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? आंसर इज वेरी क्लियर. फटाफट से बताइए आपके राइट आंसर्स क्या हैं. जैसा कि यूएस में ऐसा कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेशन होता है, सो इट इज एब्सोल्युटली साउथ अफ्रीका. और यही के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे हमारे नेल्सन मंडेला. नाउ the next question sort of which is given in the chapter before we begin. So the question is, have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा. सोशल स्टडीज़ में आपने कभी नाम पढ़े होंगे पॉलिटिकल लीडर्स के, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के, कुछ मैल प्रैक्टिसेस के बारे में. तो आपने वर्ड apartheid सुना होगा, नेल्सन मंडेला सुना होगा. ठीक है, एक बार आज और अच्छे से डिटेल में हम ये चीज को समझ लेते हैं. सो नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC spent a lifetime fighting against apartheid. ने अपनी पूरी जिंदगी फाइट करा जस्ट फॉर द apartheid सिस्टम. इस सिस्टम को अप्रूव करने के लिए, सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और इसी की वजह से नेल्सन मंडेला को लगभग 30 साल, प्रिसाइसली 27 years जेल में बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में साउथ अफ्रीका में. एंड
मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में, तो तब नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो न्यू नेशन कौन सा नेशन है? कोई नया नेशन बना, डिवाइड हो गया या रिफॉर्म हुआ? नहीं, ये अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक ऐसे नेशन का जहां पे पहले रेशियल डोमिनेशन हुआ करती थी, और अब न्यू नेशन का मतलब है कि अब के बाद से यहाँ पे किसी भी टाइप का, किसी भी सेंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, बीट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, एज, वॉट एवर इट इज। ठीक है, चलिए अब in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela speaks about a historic occasion. Okay, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में मेंशन किया, एक ऐसा ओकेशन जो हिस्ट्री में बहुत ही यादगार रहेगा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो? जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, सो चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम। अगर आपको चेक करना है कि क्या आप सही हैं या नहीं, सो चेक इट फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994 की उस डेट पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी हिस्ट्री में, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिक ओकेशन इन द हिस्ट्री। ठीक है, सो वो न्यूज थी कब? डेट थी 10 मई 1994 ना। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला। अच्छा नो, यहाँ से चैप्टर नहीं शुरू होता है। आई स्टैंड करेक्टेड विद माय वर्ड्स। ये जो यहाँ पे बताया गया है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस एक्सट्रैक्ट में जो हमने ली है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला बताते हैं कि हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में, दैट इज इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इस ऑटोबायोग्राफी से हमने क्या क्या लिया, जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे? तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी। स्कूल्स में भी ऐसा होता है जब स्कूल में प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इसके बारे में ये एक न्यूज आर्टिकल भी आया था 10 मई 1994, बिकॉज 1994 में इनॉग्रेशन हुआ था। तो 10 मई 1994 में BBC न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल भी आया था, तो वो आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। टाइटल क्या था उस आर्टिकल का? मंडेला, नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. So it is very important. I can't stop myself from marking. I would request you to, आपको याद होगा मैंने आपको day 1 में हमने जब अपना पूरा प्लानर देखा था, जब देखा था what are the strategies, हम कैसे चीज़ों को पढ़ने समझने वाले हैं, तो मैंने तब भी आपको बताया था सिलेबस ओवरव्यू बताते हुए कि आपको क्या करना है, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक ब्लैंक शीट लगा देनी है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायरी राइटिंग के फॉर्म में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स के फॉर्म में आपको मार्क करते जाना है, सो दैट जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वो इंपॉर्टेंट पेजेस जो है हर चैप्टर के से रिलेटेड बस उनको गो थ्रू करना है। ठीक है, सो Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. My God, it's not decade, it's 3 centuries. एक सेंचुरी में होते हैं 100 साल, so 300 year. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? So he became the first black president after more than 3 centuries of white rule. 300 सालों से भी ज़्यादा तक white people का रूल था, white people supremacy में थे, कभी black people को कोई opportunity मिली ही नहीं, because they were considered as they are not the part of a society. Now, Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats. तो देखो मोर देन हाफ, तो वो विनर अगर उन्होंने वोट्स जीते भी तो बहुत अच्छे जस्टिफाइड तरीके से जीते। 400 का अगर हम हाफ करें तो इट इज़ 200, और इट हैज़ बिन मोर देन दैट, इनको प्रिसाइसली 252 वोट से इनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ
अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी इतने ज़्यादा वोट्स के साथ जीती और वो भी बिल्कुल फ्रीली और बिल्कुल फेयरली इलेक्टेड इलेक्शंस में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, ये शपथ जो ली थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी में कौन कौन आए थे? ये कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। तो कहाँ पे हुई थी? एम्फीथिएटर में हुई थी, जो कहाँ पर है? प्रिटोरिया में है। अब एम्फी थिएटर, व्हाट इज एम्फी थिएटर, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने थिएटर मूवी के हॉल्स देखे हैं ना, हमने वैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा बना रहता है। स्टेडियम्स बोल सकते हो, एग्जैक्टली वैसा ओपन रहता है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो उसमें फोटो में भी आपको दिखाया हुआ, आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो The inauguration ceremony took place in the Union Buildings, कहाँ पे? जो कि एम्फी थिएटर में। What is एम्फी थिएटर? So large open theater, जैसे सिनेमा हॉल होता है, स्टेडियम्स देखे होंगे ना, गोल गोल बने रहते हैं ऐसे ऐसे करके, सेम लाइक दैट, वैसा ही एम्फी थिएटर था, बड़ा सा ओपन थिएटर था। और कहाँ पे था? प्रिटोरिया में। टुडे, दैट इज, ये कब का आर्टिकल है? 10 मई 1994, प्लीज याद रखिए डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको समझ में आया कि चल क्या रहा है? तो देखो, इससे पहले हमने बोला था ये बीबीसी में न्यूज़ आर्टिकल आया है किस डेट का? 10 मई 1994 में, और उसमें लिखा है कि नेल्सन मंडेला आज पहले साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और इनकी पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो जीती है 252 वोट से आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, और वो भी बिल्कुल फेयरली और फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई कहाँ थी? यूनियन बिल्डिंग्स में, जो कि एम्फी थिएटर में। यूनियन बिल्डिंग्स कहाँ पे? एम्फी थिएटर में है, और ये कहाँ पे? प्रिटोरिया में है। आज मतलब इस डेट की बात, आर्टिकल है इसलिए यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में किस किसने पार्टिसिपेट करा था, किस किसने अटेंड करी थी? सो इट वाज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए थे, डिग्नेटरीज आई थी। व्हाट इज डिग्नेटरीज? जो बड़े बड़े लोग होते हैं। लेट्स चेक विद डिग्नेटरीज, एमिनेंट पर्सन, अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another, said Nelson Mandela in his address। और सबसे important चीज जो इस आर्टिकल ने भी नेल्सन मंडेला की स्पीच में से कैप्चर करे थे वर्ड्स, वो ये थे कि आज के बाद never again will this beautiful land of South Africa experience the oppression of one by another। मतलब आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस साउथ अफ्रीका के ब्यूटिफुल लैंड पे कोई भी कंट्री, कल्चर, रेस, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कोई भी इंसान दूसरे इंसान को ऑप्रेस नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डोमिनेशन नहीं किया जाएगा, said Nelson Mandela in his address। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और finally ये जो आर्टिकल था इसको कंक्लूड, इसका बीच का भी पार्ट था जो हमने मिस कर दिया, बिकॉज हम पूरी चैप्टर पढ़ने ही वाले हैं अभी, वैसे जस्ट में हम इसको पढ़ लेते हैं। और कंक्लूजन में इस न्यूज़ आर्टिकल, ये जो बीबीसी न्यूज़ लेटर में जो आर्टिकल आया था 10 मई 1994 में, उसमें कंक्लूड किया गया जुबिलेंट सीन्स। जुबिलेंट का मतलब तो बहुत ही जॉयफुल सीन्स, कि क्या क्या ब्यूटीफुल सीन्स जो डिस्प्ले हो रहा था वो क्या था, वो सब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, अभी आप इतना समझ लीजिए। जुबिलेंट सीन्स देखने को मिले थे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी, जिसमें ब्लैक्स थे, वाइट्स थे और डिफरेंट कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब कलर्ड्स क्यों
का है बिकॉज 140 कंट्री के डिग्नेटरीज और इम्पोर्टेंट पीपल सब लोग अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग आए थे विद डिफरेंट कलर ऑफ द स्किन. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन, 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन के मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस वो खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे ऑन दिस ग्रैंड ओकेशन दैट इज इनॉग्रेशन सेरेमनी. अब आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. और यहाँ से अब हम थोड़ा सी एक एक्टिविटी दी है उसको जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सो इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट. मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द कॉलम बी. तो देखो अब ये हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, सो आई डोंट थिंक दिस इज वेरी सेंसिबल, लेकिन हम इसको जरूर करेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ लेंगे. बिकॉज अभी मैं आपसे पूछा रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, तो ये क्या इसका मीनिंग है, किससे मैच कर रहा है, अभी आप नहीं बता पाओगे बिकॉज आपको चैप्टर का ABCB ढंग से ABC तो पता चल गया होगा लेकिन XYZ तक पूरी कहानी नहीं पता है. सो वंस वी आर डन डू रिमाइंड मी, वुड कम अगेन हियर एंड वी वुड डू मैच द फॉलोइंग. छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर. और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी चैप्टर NCERT बुक में. देख लीजिए यहाँ से वर्ड टू वर्ड हम पढ़ने वाले हैं. 10th में, याद है आपको 10th में 1994 एग्जैक्टली. तो 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो 10th में 1994. अब डॉन एंड डस्क. डॉन का टाइम क्या होता है, सूरज उगने का टाइम. डस्क मतलब सूरज ढलने का. तो 10th मई का जो सूरज उगा था, 10th मई की जो सूरज की पहली किरण आई थी, जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज वेरी ब्राइट. ये दिन जो उगा था नया, ये बहुत ब्राइट, बहुत ही विविड और क्लियर दिख रहा था. पास्ट और नेल्सन मंडेला ऐसा बोलते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स आई हैड बीन. अब देखिए प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे आई लिखा, जहां पर भी फर्स्ट पर्सन में बात करी गई है तो वो कौन है, आई हैड बीन. आई कौन है यहाँ पर, नैरेटर कौन है, ऑटोबायोग्राफी है भाई नेल्सन मंडेला की. तो यहाँ पे जहां पर भी आई, मी, माई ऐसा लिखा हुआ है, इट इज रेफरिंग टू नेल्सन मंडेला, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी है. तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि 10th मई 1994 का जो सूरज उगा था वो बहुत ही विविड था, बहुत ही ब्राइट और क्लियर था. पिछले कुछ दिनों से मैं आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries. व्हाट इज besieged? दैट इज सराउंडेड बाय. पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ये मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे आसपास बहुत सारे डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. मैं बहुत अपने आप को मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, हैड बिन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्नेटरीज, कि मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि बीते कुछ दिनों से, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ और मुझे अब लोगों को क्लियर हुआ मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उससे पहले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं घिरा फील करता हूँ. आसपास मेरे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, अलग अलग वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, कमिंग टू, वो आते हैं मुझे अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, अब मुझसे बातचीत करने के लिए, बिकॉज अब सब लोग आ रहे हैं और अपने रिस्पेक्ट देने के लिए, विशेस देने के लिए, ग्रीट करने के लिए, बिकॉज इट्स सच अ प्राउड मोमेंट. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग. अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, दिस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, कि आज से पहले इतनी बड़ी इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग कभी भी नहीं हुई होगी, स्पेसिफिकली ऑन द soil on the land of South Africa. क्योंकि आज से पहले तो सिर्फ वाइट पीपल का रूल था, लेकिन पहले बार इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है कि इसके बाद कभी भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के साथ, और न ही कोई इंसान एक इंसान दूसरे इंसान को कभी भी ऑप्रेस करेगा. तो ये जो विक्टोरियस लैंड है, ये जो साउथ अफ्रीका का सॉइल है, इस पर पहली बार इतनी
लार्जेस्ट गैदरिंग हुई है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी डिग्नेटरीज हैं, लीडर्स हैं, वो सब आए हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि वी आर विद यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ऐसा बताने के लिए। तो अभी नेल्सन मंडेला हम बता रहे हैं कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा घिरा हुआ हूँ लोगों से, अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। Now, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater which was formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो ceremonies हुई थी, oath taking ceremony जो हुई थी, inauguration ceremony जो हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? बहुत ही lovely sandstone amphitheater था। sandstone एक material होता है, चूना टाइप जैसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है? So उसकी बनी हुई थी। So that was a lovely sandstone amphitheater। वो जो amphitheater था वो sandstone का बना हुआ था। किसने बनाया था? Which was formed by the Union Buildings। कहाँ पे था? Situated in Pretoria for decades। और सालों तक, decade एक डेकेड कितना होता है? 10 ईयर। सेंचुरी होती है 100 ईयर। तो फॉर डेकेड्स 20-30 सालों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। इससे पहले लगभग 40-50 सालों तक यहाँ पे किसका राज था? सिर्फ गोरे लोगों का राज था, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इट्स वेरी राइट टाइम, इट्स बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए तो है ही है, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से नॉलेज गेन होने वाली है, विच वुड बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अगर तैयारी करते हैं, सो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिए। अगर नहीं समझोगे ना अच्छे से अभी से तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो डेकेड्स तक ये जो आज ये जो सीट है यहाँ पे, ये कभी भी ब्लैक पीपल को अवेलेबल नहीं होती थी, बिकॉज यहाँ पे गोरे लोगों का राज हुआ करता था। So this had been the seat of white supremacy. Supremacy means being superior. And now it was the site of a rainbow. अब मतलब क्या? बारिश में धूप निकल गई है, रेनबो आ गई है। रेनबो का मतलब क्या है? Now this is the site of rainbow. यहाँ पे different colors देखने को मिल रहा है, because across 140 countries के leaders, dignitaries आए हैं यहाँ पे अपनी respect देने के लिए और ceremony में participate करने के लिए, ceremony को attend करने के लिए. So it has been a site of rainbow. काले, गोरे, brown, every skin people can be seen here. So now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. For ये लोग क्यों आए हैं? For the installation. Installation means कुछ place हो रहा है क्या? साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, इसलिए सभी दूर दूर से क्रॉस द ग्लोब पीपल, डिग्नेटरीज आए हैं, लीडर्स आए हैं टू सपोर्ट दिस सेरेमनी। नाउ on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. याद रखिए नाम, very important. नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम था जिनानी और इन्होंने accompany किया था नेल्सन मंडेला को जब वो अपनी स्पीच डिलीवर करने वाले थे ओथ सेरेमनी के लिए, जब वो जा रहे थे। So इस lovely autumn day में, autumn day it is summer, winter, rainy, spring, ऐसे autumn का टाइम होता है, ठीक है। सो बारिश के बाद का जो बिल्कुल प्लेजेंट सा जो टाइम होता, ब्यूटिफुल, बहुत ही क्लियर वेदर। सो on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. Podium देखिए क्या, आपके स्कूल्स में जब टीचर्स जहाँ पे पढ़ाती हैं या फिर असेंबली में प्रिंसिपल के आगे ऐसा बड़ा सा डाइस रखा होता है जो पूरा कवर्ड होता है 3 साइड से, और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे माइक फिक्स रहता है या कुछ आप पेपर या बुक रख सकते हो, उसको पोडियम बोला जाता है। सो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले शपथ किसने ली? पोडियम में आए, और हु वाज ही? मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉन। स्वॉन इन मतलब सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, कैसे? एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और उनके बाद
Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president और उनके बाद शपथ ली फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने जिनका नाम था Thabo Mbeki. And then when it was my turn, again my कौन है? नेल्सन मंडेला. और नेल्सन मंडेला बोलते सबसे पहले उन्होंने बताया कि सेकंड यहाँ पे कौन है? सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले ओथ ली, सबसे पहले इन्होंने स्वोन करा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वोन? जल्दी से बता देती हूँ. यहाँ पे स्वोन मीन्स टेक एन ओथ या टुक एन ओथ. ओथ मतलब शपथ ली सबसे पहले. तो हु वाज फर्स्ट स्वोन इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, और फिर फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने जिनके नाम था Thabo Mbeki. एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, आई प्लेज. तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं मैंने शपथ ली टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. तो मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा, मैं जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको अपहोल्ड करूँगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा जस्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और इसके लोगों के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जितने भी लोगों को देख रहे थे, सुन रहे थे उस दिन, आई सेड. तो किसको बोला? टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे लोग आए थे, और उनको एड्रेस करते हुए नेल्सन मंडेला बोलते हैं आई सेड व्हाट टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. और यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले एड्रेस करते हुए सभी डिग्नेटरीज को, लीडर्स को, और जितना भी पूरा वर्ल्ड जो उनको उस समय देख रहा था, उनको सुन रहा था. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज सबकी प्रेजेंस में आज मैं ये शपथ लेता हूँ, we confer glory and hope to this newborn liberty. What is confer? जल्दी से मीनिंग चेक कर लेते हैं. That is to give. So आज हम क्या करते हैं? Today all of us do, और हम सब आप सबकी प्रेजेंस में, आप सबकी सहमति से, by our presence here we confer, we give glory, हम glory दे रहे हैं, and hope to this newborn liberty की अभी नई ये जो liberty available हुई, that is newborn liberty, and out of the experience of an extraordinary human disaster. और उनको किस चीज़ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आउट ऑफ द, जो उनने एक्सपीरियंस करा है क्या? रेशियल डोमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. ह्यूमन डिजास्टर, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ह्यूमन डिजास्टर था. अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको रेफर कर रहा है? रेशियल डोमिनेशन को. सो अब जो भी उनका एक्सपीरियंस है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का, जो भी उनका एक्सपीरियंस है इस रेशियल डोमिनेशन का, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला. इसीलिए तो हमें पता 3 सेंचुरीज तक वाइट पीपल का रूल था, और 3 डेकेड्स तक यहाँ पे वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी. तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक उनका रूल चला. बट नाउ it must be born a society. अब लेकिन अब बहुत अति हो गई थी, बहुत ही जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है. सो इट इज़ सेम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब बारिश की उम्मीद होती है. सेम इज़ द केस आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. लेकिन अब वो टाइम आ गया था, बहुत हो गया था ऐसे अन्याय का, इनजस्टिस का, ये जो इनइक्वालिटी जो चल रही थी अभी तक, और ये जो डिपेंडेंसी बनाई गई थी, ऑपरेशन जो चल रहा था, अब इनको खत्म करने का टाइम था. और अब वो टाइम आ गया था जब मस्ट बी बॉर्न, एक ऐसी सोसाइटी के फॉर्मेशन का, एक ऐसी सोसाइटी के डेवलपमेंट का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत को प्राउड होगा, पूरी इंसानियत इस पे गर्व महसूस करेगा. नाउ व्हाट इज ह्यूमैनिटी? सिंपैथी एंड काइंडनेस. Now, we
who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. अब नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं कि हम लोग जिनको कि समाज से बाहर माना जाता था, हम हमेशा कभी भी इंक्लूडेड पार्ट नहीं थे, हम हमेशा एक्सक्लूडेड रहते थे. इनफैक्ट वी आर ऑलवेज आउटलॉज, हमें आउटलॉ कंसिडर किया जाता था, हमें बाहर के लोग बोला जाता था, हम कभी भी सोसाइटी के मेंबर नहीं बने थे, हम कभी भी इसका पार्ट नहीं बने. सो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब हमें आउट लॉ किया गया था या किया जाता था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है. आज हैव टुडे बीन गिवन, और आज हमें बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मिलने वाला ये प्रिविलेज मिला है. व्हाट इज आउटलॉ? डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. रेयर प्रिविलेज मीन्स अनकॉमन राइट. तो आज हमें बहुत ही कम मिलने वाला ये प्रिविलेज मिला है, ये सम्मान मिला है कि टू बी द होस्ट ऑफ टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि आज हम खुद अपनी धरती पर, अपने लैंड, अपने साउथ अफ्रीका के सॉइल पे होस्ट कर सके उन सारे नेशंस को ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के नेशंस को कि हम होस्ट बन रहे हैं अपने खुद के सॉइल पे. वो भी क्योंकि इतने सालों से तो यहाँ पे क्या था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, डोमिनेशन चल रहा था, जहाँ पे वाइट पीपल की सुप्रीमेसी, दे वर कंसिडर्ड एज सुपीरियर्स, और हम तो आउटलॉज थे. और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, रिसेंट की बात है, लेकिन अब हमें रेयर प्रिविलेज जो था, जो कभी नहीं मिला, ये अब हमें मिला है. He is very proud of. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब क्या बोल रहे हैं आगे नेल्सन मंडेला? तो बोलते हैं हम थैंक कर रहे हैं of all, We thank all of our distinguished international guests. हम सभी वर्ल्ड के जो लीडर्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड, मतलब दूर दूर से जो लीडर्स आए, इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं, क्रॉस द ग्लोब जो डिग्नेटरीज आए हैं, हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, for having come to take possession with the people of our country, कि वो लोग आए और उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों के साथ सपोर्ट किया, उनका साथ दिया कि वो जैसे भी हैं आफ्टर ऑल. और क्यों नहीं करते? बिकॉज इट्स अ कॉमन विक्ट्री, क्योंकि आज सिर्फ हमारी ब्लैक पीपल की जीत नहीं हुई है, बल्कि आज से एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है, बल्कि आज से पूरे वर्ल्ड की जीत हुई है. और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पे इट्स अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कॉमन विक्ट्री फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, की आज के बाद सबके साथ न्याय होगा, सबको इक्वल कंसिडर किया जाएगा, सब चीज़ें पीस के साथ चलेंगी, एंड ऑफ कोर्स हर इंसान को उसका जो प्राउड है, उसकी जो डिग्निटी, उसका जो ऑनर है, आज के बाद उसको वो मिलेगा. सो ऑफ कोर्स क्यों नहीं आते वर्ल्ड के लीडर्स और क्यों हम उनको थैंक्स नहीं करते. नाउ we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और finally नेल्सन मंडेला बोलते हैं आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब हमने we have achieved our political emancipation, कि अब हम भी political affairs में involve होंगे. हम तो अभी तक outlaws consider किए जाते थे, लेकिन आज से हम भी society का एक member हैं और हमें भी political emancipation मिला है. What is emancipation? Freedom from restriction and liberation, कि अभी तक हम लोगों को restrict किया गया था, हम लोग liberated नहीं थे, but now we are free. अब हम भी politics में involve हो सकते हैं और हम भी अपने feedback suggestion share कर सकते हैं. So we have achieved our political emancipation. और आज मैं शपथ लेता हूँ, हम लोग शपथ लेते हैं ourselves to liberate all our people, कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे. ये जो इतना लंबे समय का continuing bondage of poverty, जो बंधुआ मजदूरी चल रही थी, डिप्राइव थे सभी लोग, उनको उनकी बेसिक राइट्स तक अवेलेबल नहीं थे, जो सफ़र कर रहे थे जेंडर की बेस पे, कलर की बेस पे, एज की बेस पे, सेक्स की बेस पे, अब किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेवर
never and never shall again, never again shall it be that this beautiful land, ये this beautiful land कौन सा है? साउथ अफ्रीका के सॉइल की, साउथ अफ्रीका के लैंड की बात हो रही है। तो नेल्सन मंडेला फाइनली एंड में अपनी स्पीच में, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो स्पीच डिलीवर कर रहे थे, उसमें क्या बोलते? नेवर नेवर never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। आज के बाद मैं शपथ लेता हूँ फाइनली कि ऐसा कभी भी, कभी और कभी भी नहीं होगा जब इतने ब्यूटीफुल साउथ अफ्रीका के ब्यूटीफुल लैंड पे कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को ऑप्रेस करेगा या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी महान ह्यूमन अचीवमेंट का जो इतना चमकता हुआ जो सूर्य उदय हुआ है, ये कभी भी ढलेगा नहीं। ये जो विक्ट्री हुई, ये जो कॉमन विक्ट्री हुई है, ये कभी भी, जो ग्लोरियस मूवमेंट है, इसका सन कभी भी सेट नहीं होगा। ये चीजें और प्रॉस्पर और बर्जन करेंगी और ये कभी भी कम नहीं होंगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फाइनली क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला? लेट फ्रीडम रेन। रेन का मतलब क्या होता है? रूल। तो लेट, आज के बाद कौन रूल करेगा? नो वाइट पीपल, नो ब्लैक पीपल, नो ब्राउन पीपल। आज के बाद अगर कोई चीज रूल करेगी साउथ अफ्रीका के लैंड पे, तो दैट इज जस्ट फ्रीडम। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस माई अफ्रीका। और ये बोल के फाइनली नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच को वाइंड किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंप्लीट स्पीच जो नेल्सन मंडेला ने डिलीवर करी थी इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो ओथ टेकिंग सेरेमनी में। नाउ अब उसके बाद का पूरा व्यू बताया गया है, कैसे क्या क्या चीजें हुई थी। तो जल्दी से अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. चलो वर्ड इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सो कुछ ही देर के बाद जैसे ही नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच खत्म करी और बोला लेट फ्रीडम रूल, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, उसी के थोड़ी देर के बाद फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ। वी कौन है यहाँ पे? हम सब लोग, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला और जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने भी वहाँ पे आए थे अप्रिशिएट करने के लिए, ग्रेस करने के लिए उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को, उन सब ने अपनी आंखों को जब ऊपर उठाया, वी लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ, इन सरप्राइज। ऑ मीन्स इन अ सरप्राइज, रिस्पेक्ट एंड फियर। जब उन्हें अपनी आंखें उठाई इन अ रिस्पेक्ट, इन अ फियर वे कि वाओ व्हाट अ सरप्राइज, एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। व्हाट इज स्पेक्टेकुलर अरे? सो दैट इज अट्रैक्टिव डिस्प्ले। तो ये किसका डिस्प्ले हुआ था? बाय अफ्रीकन जेट्स। मीन्स जितने भी जेट्स थे उन सब ने भी अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी बताई, दैट वी आर विद यू एंड वी सपोर्ट यू। ठीक है। सो A few moments later, we all lifted our eyes, और जैसे हमने अपनी नजरें ऊपर करी, we were very much surprised, जैसे कि इतना स्पेक्टेकुलर और इतना अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल डिस्प्ले था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर्स क्या होता है? व्हीकल्स कैरिंग सोल्जर्स, जिसमें सोल्जर्स मूव होके जाते हैं बाय एयर। मतलब ऐसा होता है जल, थल, वायु, तीनों ने अपना सपोर्ट दिखाया। मिलिट्री ने अपना डिस्प्ले देके, एयर ने, जितने भी एयर के जितने भी कैरियर्स होते हैं उन्होंने अपना इतना ब्यूटीफुल डिस्प्ले दिया और अपनी रिस्पेक्ट शो करी।
Now, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और बहुत ही perfect एक formation बनाते हुए निकल रहे थे Union buildings के ऊपर से. It was like chevron. It was not only a display of pinpoint precision and military force. ये सिर्फ एक pinpoint precision means perfect order. So it was not only a display कि कितना perfect तरीके से, कितना minute तरीके से beautiful सा display किया, सिर्फ इसका display नहीं था and military force, ये इनका display नहीं था कि military force कितनी strong है या कितना pinpoint precision, इतना precisely, इतने beautiful तरीके से उन्हें display करे, but it was a demonstration. लेकिन इसके through वो दर्शाना चाहते थे कि military की loyalty है towards democracy, to a new गवर्नमेंट दैट हैड बीन, एक नई गवर्नमेंट जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, और कुछ ही देर पहले, थोड़ी ही देर पहले जो हाईएस्ट रैंक के जो जनरल्स होते हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद मेडल्स एंड रिबन्स. उनके चेस्ट पे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स लगे होते हैं, मेडल्स होते हैं. सो देयर चेस्ट डेकोरेटेड थी मेडल से, रिबन से. वो सभी लोग फ्रॉम डेज गॉन बाय, इतने लंबे समय से वो इतने हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने सैल्यूट करा और प्लेज करा कि वी आर विद यू, वी आर विद दैट पर्सन हु हैज मेड दिस कंट्री सच अ लिबरेटेड वन. सो उन सब लोगों ने क्या करा, सैल्यूट करा और प्लेज करा नेल्सन मंडेला को. What is bedecked means decorated. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला यहाँ पे बोलते हैं कि I was not unmindful, मतलब मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था. I was clearly aware, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या बोलते हैं कि I was not unmindful, it means aware, कि I was not unmindful, मैं बिल्कुल aware था. I was very aware of the fact, इस fact से मैं aware था, बिल्कुल aware था that not so many years before, कुछ साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, कुछ ही साल पहले इन्हीं जर्नल्स ने, इन्हीं हाई रैंक के ऑफिशियल्स ने, जो मिलिट्री के हैं, जो फोर्स के हैं, जो पुलिस के हैं, इन लोगों ने, अगर मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी मुझे आज सैल्यूट नहीं कर रहे होते, बल्कि इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया होता. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और फाइनली आपने देखा होगा जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर स्पीच डिलीवर करते हैं, नेशनल एंथम होता है, उसके बाद ड्रिल डिस्प्ले होता है मिलिट्री का, फोर्स का. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही था. सो इट वाज फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला. सो ऐसा आप कुछ समझ सकते हो, जैसे नेशनल जो हमारा फ्लैग है, ऐसा करके कुछ, ऐसा करके कुछ बन रहा है. स्मोक मतलब ये जो जेट्स जा रहे हैं, ये जेट्स धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं, स्मोक, और वो से एक डिस्प्ले बन रहा है, फ्लैग बन रहा है. कौन सा वाला? नेशनल साउथ अफ्रीका फ्लैग. नाउ what is chevron? A figure or pattern having the shape of V, ऐसी शेप में, जैसे आप बोल सकते हैं ना, ऐसी शेप यहाँ पे. तो अगर हम इस शेप की यहाँ पे बात करें, फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स की इस तरफ ऐसे इम्पाला जेट्स जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये जेट्स हैं, अब वो ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं कि ऐसा कुछ शेप बन रही है, फ्लैग शेप में ऐसा बनता जा रहा है. राइट. सो फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल. ट्रेल का मतलब क्या होता है? दैट इज लाइन. एक स्मोक का धुआं छोड़ रहे हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और उस डिस्प्ले से क्या बन रहा है? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे और बता दूं. सो दीज, ये जो बताया कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये कलर्स हैं साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के. The day was symbolized for me by the playing of our
two national anthems, and the vision of white singing Nkosi Sikelel, Africa, and black singing Die Stem, and the old anthem of the Republic. And Nelson Mandela यहाँ पे बोल रहे हैं, the day was symbolized. ये day जो था, it was like a symbol, it was represented for me. How? By that playing of इस दिन दो national anthem बज रहे थे. हमारा जब national डेज होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो नेशनल एंथम बाद में गाया जाता है. इस दिन यहाँ पे दो नेशनल एंथम को प्ले किया गया था. फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम, एंड द विजन ऑफ वाइट, जो विजन था वाइट का, वो अपना जो उनका नेशनल एंथम है गोरे लोगों का, निकोसी सिकेल अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वो अपना पुराना वाला एंथम जो था नेशनल एंथम उनका डाई स्टम, वो उसको गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हालांकि उस दिन ना तो white people black लोगों के नेशनल एंथम को समझते थे, ना ही black people white लोगों के नेशनल एंथम को समझ रहे थे, but neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, जिसको वो एक बार नफरत कर, एक समय में नफरत करते, black people white को, white black को, बिकॉज वाइट्स जो थे वो इनको ऑप्रेस करते थे ब्लैक पीपल को, तो इसलिए ये इनके नेशनल एंथम को डिस्पाइज करते, हेट करते थे, रिजेक्ट करते थे. सेम इज द केस विद वाइट, बिकॉज वो तो उनको ऑलरेडी ऑप्रेस करते थे, उनको डोमिनेट, उनको डिस्क्रिमिनेट करते, तो ये इनके नेशनल एंथम को वैसे ही रिजेक्ट करते थे. सो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऑल्दो उस दिन नाइदर ऑफ द ग्रुप, ना तो वाइट पीपल ना ही ब्लैक पीपल एक दूसरे के लिरिक्स को समझते थे, जिसको वो एक समय में नफरत करते थे, बट वो ऐसा श्योर कर रहे हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, बिकॉज एक दिन वो जरूर आएगा कि जब इंग्लिश वाले जब वाइट पीपल ब्लैक पीपल के नेशनल एंथम को और ब्लैक पीपल वाइट पीपल के नेशनल एंथम को दिल से रिस्पेक्ट देंगे, दिल से समझेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे. नाउ on the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब यहाँ पे बता रहे हैं उस दिन on the day of the inauguration, जिस दिन inauguration ceremony थी, उस दिन नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि I was overwhelmed. I had a very strong emotional effect. उनको बहुत ज़्यादा emotional थे उस दिन with the sense of history. उनको उनकी पुरानी चीज़ों की, पुरानी बातों को, अब history की याद आ रही थी. और वो क्या बता रहे हैं? In the first decade of 20th century, few years after the Anglo-Boer War. अब वो बता रहे हैं first जो decade था 20th century का, और अभी Anglo-Boer को हुए war को complete हुए कुछ साल बीते ही थे, and और अभी नेल्सन मंडेला का बर्थ भी नहीं हुआ था, इतनी पुरानी बात थी यहाँ पे बता रहे हैं. द वाइट स्किन पीपल, उस समय से ये डिफरेंस क्रिएटेड है. तो उस समय के बाद बता रहे हैं फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर के होने के कुछ सालों के बाद और नेल्सन मंडेला के बर्थ होने के कुछ साल पहले की बात है. ये जो वाइट स्किन लोग थे, जो वाइट स्किन वाले लोग थे और साउथ अफ्रीका के, दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप करा. पैचअप करने का मतलब सेटल करिए, एक डिफरेंस बना लिया, यू नो, डिवीजन कर दिया, एंड इरेक्टेड, और एक ऐसा सिस्टम बिल्ट करा, एक ऐसा सिस्टम को उन्हें इरेक्ट करा ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जहां पे रेस की बेस पे कंट्रोल ड्यूटी, रेशियल डोमिनेशन, रेशियल रेस की बेस पे हम किसी को डोमिनेट करेंगे, डार्क स्किन वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. खुद के ही लैंड पे वाइट पीपल ने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट करा कि जहां पे जो डार्क स्किन पीपल है उनके साथ डोमिनेशन किया जाएगा. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट inhumane societies the world has
ever known. और नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो उन वाइट पीपल ने क्रिएट करा था, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो उसने एक ऐसी नींव बनाई जिसकी वजह से बहुत क्रूर और इतना ज़्यादा मोस्ट इनह्यूमन, जिसमें इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, इतना क्रूअल, एक इतना विकेड, इतना क्रूअल, इतना इमोशनलेस एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा सोसाइटी में जो आज तक इस पूरे इंटायर वर्ल्ड ने कभी विटनेस नहीं किया होगा. नाउ in the last decade of the 20th century, और उसी 20th century की फर्स्ट डेकेड में सिनारियो ऐसा था, और 20th century के लास्ट डेकेड में and my own 8th decade as a man, और खुद नेल्सन मंडेला अब 70 years के हो गए हैं तो बोल रहे हैं कि मेरा खुद ये 8th decade है और लास्ट डेकेड है 20th century का, जब that system had been overturned, अब सिस्टम को बिल्कुल उलट दिया, अपरूट कर दिया गया है forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. So what is overturn का मतलब होता है बिल्कुल पलट दिया, abolish कर दिया, अपरूट कर दिया. फर्स्ट डेकेड में एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया गया था, एक ऐसा सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया था जहां पे रेस की बेस पे डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. और यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अब लास्ट 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड की बात है और मेरे बर्थ के यहाँ पे इससे 8th डेकेड की बात है कि जब ये जो सिस्टम उस समय इस्टेब्लिश या इरेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था, अब इसको बिल्कुल ओवरटर्न कर दिया, हमेशा के लिए इसको अबॉलिश खत्म कर दिया गया, अपरूट कर दिया गया है और एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया गया, इसको रिप्लेस करके एक ऐसा सिस्टम लाया गया है, वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो वो सिस्टम जो हर एक इंसान की राइट्स को, हर एक इंसान के उनके अधिकारों को, उनके फ्रीडम को कंसिडर करेगा, चाहे वो ब्लैक स्किन हो, डार्क स्किन हो, वाइट स्किन हो, ब्राउन स्किन हो, whatever be the color of, irrespective of the color of their skin. Now, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं जिनके म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट है. सो नेल्सन मंडेला वो क्रेडिट इस फ्रीडम को, ये सिस्टम को ऑल टुगेदर अप्रूव करने का क्रेडिट खुद को नहीं दे रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं इट इज़ द समेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स दैट हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ. बट अभी वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं बिकॉज अब वो फाइटर्स नहीं है जिनकी वजह से, जिनके रिजल्ट्स अब देखने को मिले, लेकिन वो लोग नहीं है. तो नेल्सन मंडेला उनको बहुत थैंक्स दे रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. सो दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि वो दिन आ गया है उन unimaginable sacrifice of thousands of my people, वो हजारों लोग, जो हजारों मेरे लोग थे, उनने इतने ज़्यादा बलिदान दिए हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन लोगों ने इतना अत्याचार सहा है, इतना ज़्यादा सफ़र करा है, लेकिन उनकी हिम्मत हौसले की दाद देनी चाहिए और उन चीज़ों को कभी भी हम ना गिन सकते हैं, उनके हिम्मत हौसलों को, और ना ही हम उनकी सफरिंग को कभी भी रिपे कर सकते हैं. आई फेल्ट दैट डे. और नेल्सन मंडेला बोलते उस दिन मुझे ये आभास हुआ, एज आई हैव on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं एक बार फिर उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ, जो मुझे अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ, that I simply was the sum of all those African patriots who had gone before me, कि मैं सिर्फ उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स का एक सम टोटल हूँ, मैं उन सबको जोड़ के बस मैं एक वो आंसर हूँ जिनके बलिदानों को, जो मुझसे पहले हजारों पेट्रियट्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग देयर कंट्री, मेकिंग देयर पीपल फ्री.
That long and noble line ended and now began again with me. अब वो जो sacrifices थी, वो जो pain, जो sufferings था, जो tolerance था, जो courage थी, वो line अब खत्म हो गई है. That long and noble line ended and now again begin with me. और अब एक नई चीज़ मुझसे यहाँ पे शुरू होती है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. नेल्सन मंडेला को ये चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं आई वॉज पेन, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको यहाँ पे थैंक्स भी नहीं दे पा रहा हूँ, उनके बलिदानों का, उनके सेक्रीफाइसेस का, उनके पेन का, उनके स्ट्रगल्स को मैं सेक्रीफाइस भी नहीं कर पा रहा. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि उनके 1000 sacrifices का जो रिजल्ट आया है, what is wrought, beaten out और shaped by hammering, कि जो उनने इतनी सफरिंग्स करी और उसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट वो देखना चाहते थे, वो चीज़ तो आ गई बट वो देखने के लिए वो लोग नहीं हैं. तो नेल्सन मंडेला को बहुत पेन फील हो रहा है ये चीज़ बताने में. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sissulus, the Chief Luthulus, Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary. So अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो पॉलिसी थी apartheid की, that created a deep and lasting wound in my country and my people. ये अपार्टाइड सिस्टम ने, ये रेशियल डोमिनेशन ने, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इतना गहरा, इतना डीप और इतना लंबा, इतना गहरा जख्म दिया है कि मेरी कंट्री में, मेरे कंट्री के लोगों पर, कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी, हम लोग को हज़ारों साल लग जाएंगे, अगर जनरेशन्स नहीं तो इतने साल लग जाएंगे इस प्रोफाउंड हर्ट से, इतने इस डीप, इतने स्ट्रॉन्ग, इस ये जो वूंड दिए, इतना जो गहरा और इतना जो स्ट्रॉन्ग जख्म है, इससे बाहर आते आते हमें कई जनरेशन्स हमारी बीत जाएंगी. बट डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, बट इतने जो दशक थे ऑपरेशंस के, इतने जो 10 ईयर्स के जो पीरियड थे, इतना ऑप्रेस किया गया था, इतना ब्रूटल, इतना क्रुएलिटी के साथ हमें ट्रीट किया गया था. अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज, but the decades of oppression and brutality, had another unintended effect. But इतना जो oppression, इतना जो cruel जो हमारे साथ behavior किया गया, that had another unintended, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये इफेक्ट देखने को मिलेगा. And that was that. और जब कहते हैं ना, बहुत किसी के साथ अत्याचार करो, बहुत क्रूर व्यवहार करो, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही. सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना निखर के आता है. सेम केस गोज हेयर ऑल्सो, कि इन लोगों के साथ इतना टॉर्चर, इतना ब्रूटल बिहेव किया गया, इतना ऑप्रेस किया गया, जिसका अनइंटेंडेड, सोचा भी नहीं था कि ये होगा, बट अनइंटेंडेड इफेक्ट ये देखने को मिला, दैट इट प्रोड्यूस जेम ऑफ अ पर्सन लाइक Oliver Tambo. Then it is Walter Sisulu, then Chief Luthuli, Yusuf Dadu, Bram Fisher, Robert Sobuquets, कि ऐसे लोग इन्होंने प्रोड्यूस करे, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. कि ऐसे जेम क्रिएट करे जो जाने जाते हैं अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, विजडम के लिए, जेनरोसिटी के लिए, कि ऐसे लोग दैट दे आर लाइक may never be known again, कि हिस्ट्री में ऐसे कभी भी लोग इन चीज़ों से कभी भी और जाने नहीं जाएंगे. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. और यहाँ पे नेल्सन मंडेला फाइनली इस बात को बोलते हैं, प्रूव करते हैं कि perhaps it requires such depths of oppression, कि इतना गहराइयों में जाके जब ऑपरेशन
एग्रेशन या ब्रूटल बिहेव किया जाएगा, तभी वो टाइम आता है व्हेन इट क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर कि जितना ज़्यादा लोहे को तपाया जाएगा वो उतना ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil। अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरी जो कंट्री साउथ अफ्रीका का जो लैंड है दैट इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स, बहुत ही कीमती जेम्स स्टोन्स यहाँ पे मिलते हैं दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी धरती के नीचे, जो इसकी मिट्टी के नीचे बहुत गहराइयों पे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट its greatest wealth is its people। बट नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी देश अपने मिनरल्स या जेम्स की वजह से वेल्दी नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट इट्स ट्रू एसेट्स, और वो कौन है, उसके लोग, उस कंट्री के पीपल। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स people, finer and truer than the purest diamonds। इतने फाइन, इतने प्योर, even more than purest diamond से भी ज़्यादा निखरे हुए, उससे भी ज़्यादा प्योर, उससे भी ज़्यादा फाइन। दिस इज ऑल अबाउट। सो अब इसका एक एक वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इम्पैक्टफुल एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Now, it is from these comrades in this struggle that I learned the meaning of courage। So, अब नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं, comrades means fellow patriots, कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने जो हिम्मत, जो हौसला सीखे, it was not that I was born like this, मैं इतना strong था, courageous person था, नहीं, मैंने इन सबसे सीखा है ऐसा कि courage what exactly in its true sense is। So it is from these comrades, ये ऐसा ही मेरे साथ के जितने भी patriots थे, जितने भी freedom fighters थे, it is from these comrades in this struggle that I learned the meaning of courage। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing us strength and resilience and defies the imagination। I learned that courage was not the absence of fear। हिम्मत, हौसला वो नहीं होता है जिसमें डर ना हो। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ, आई एम वेरी करेजियस। नो, इट इज़ ऑल अबाउट द विक्ट्री ओवर योर फियर। अगर हम करेज की ट्रू डेफिनेशन को समझें एज पर नेल्सन मंडेला, सो इट इज़ ऑल अबाउट द विक्ट्री ओवर योर फियर इज courage in its true sense। Very important paragraph। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। I hope it is well justified। चलिए फिर से जल्दी समझ लेते हैं। So it is from these comrades, इन्हीं मेरे साथ वाले जितने भी freedom fighters थे, जितने भी patriots थे, struggle में मैंने इनसे सीखा that what is exact meaning of courage। courage, हिम्मत, हौसले का सही meaning, इसके सही मायने क्या होते हैं, मैंने इन लोगों से सीखा। Comrades is fellow patriots। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन, मैंने बार बार समय समय पर ऐसे लोगों को देखा, ऐसे आदमियों को देखा, ऐसी औरतों को देखा जिन्होंने अपने हु रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, जिन्हें एक सिर्फ आइडिया के लिए ऐसा करना है, ऐसी सोच की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने ऐसे भी आदमियों को, औरतों को देखा है जो बार बार खड़े हुए, अटैक्स को उन्हें सहा, टॉर्चर को सहा, बट वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं, वो गिरे नहीं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, उनने एक हिम्मत दिखाया, हौसला दिखाया, डटे रहे। रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू डील विद एनी हार्डशिप, डिफाइज मीन्स चैलेंजेस, बिल्कुल डटे रहे, बिल्कुल चुनौतियों का सामना करते हुए। defies the imagination। I learned that courage was not the absence of fear। और इन चीज़ों से नेल्सन मंडेला ने सीखा that courage, हिम्मत, हौसला was not the absence of fears, कि वो इंसान को आप नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही courageous है, इसमें बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है, कि जिसमें डर नहीं है। It is not कि absence of fear actually makes a person courageous, but it is all about the victory over your fears। The brave man is not he who doesn't feel afraid। बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बट वो होता है जो अपने डर को
काबू करता है, जो अपने डर के आगे जीतता है, जो अपने डर को कंट्रोल करता है. So this is the true definition of courage और true definition of brave person जो नेल्सन मंडेला ने अपने कॉमरेड्स से सीखी थी, अपने फेलो पेट्रियट से सीखी थी. Now, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes naturally to human heart. Then it's opposite. Even in the grimmest times in prisons, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden, but never be extinguished. सो नेल्सन मंडेला यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो वन इज बॉर्न, कि जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो वो नफरत करना नहीं सीखता है, वो प्यार करना सीखता है. वो अपनी मम्मा से प्यार करता है, अपने पापा से, अपने दादू दादी से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने भाई बहन से, क्योंकि बचपन से लव एक ऐसी फीलिंग्स है विच कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. और नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो नेचुरली हमारे पास आती है, हम अगर उस चीज़ को नहीं कर रहे और हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हम सीख रहे हैं, तो हम नेचुरल चीज़ को क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई भी इंसान का जन्म नहीं होता है कि वाइट पीपल का जन्म से एक छोटे से बच्चे को नहीं सिखाया जाता कि बेटा वो ब्लैक स्किन पीपल है, वो डार्क स्किन है, हमें उससे नफरत करनी है. सो इट्स नॉट दिस. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. वो अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो दिलों में जो प्यार होता है, जो भगवान ने हमें दिया, जो नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है, हम उसको क्यों फैलाते नहीं हैं. सो एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, कि अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं जो हमें नहीं आता है, जो हमारी ह्यूमन फितरत में नहीं होता है, जो ह्यूमन नेचर में नहीं होता है, तो दे कैन बी टॉट टू लव. तो उनको फिर प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. Then it's opposite, that is then hate. Even in the grimmest times in prison, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं. so glimmer means glimpse, जब बहुत ग्रिमर, जब बहुत ही उदासी वाला, बहुत ही सैड, जो बहुत ही डिप्रेसिंग जो उनका टाइम पीरियड था, when he was put behind the bars, जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, तब वो बोल रहे हैं कि अब मेरे जब बहुत बुरे दिन चल रहे थे, जब मैं जेल में सलाखों के पीछे था, when my comrades and I were pushed to our limits, और जब मेरे साथ वाले और जो फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी और मेरे साथ के पेट्रियट्स थे, वी वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. हमें इतना मारा जाता था, एक्सट्रीम लेवल तक उसको भी क्रॉस कर दिया गया था. आई वुड सी, और ऐसे टाइम पे इतनी हमारे साथ नफरत, इतना टॉर्चर किया गया था कि एक्सट्रीम हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड. तो ऐसे टाइम पे आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. ऐसे टाइम पे मुझे एक झलक देखने को मिली इंसानियत की, भले वो एक गार्ड में देखने को मिली, जो पुलिस स्टेशन में जो गार्ड होता है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले वो एक सेकेंड के लिए वो एक झलक देखने को मिली, मुझे इंसानियत देखने को मिली एक गार्ड में. बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. बट वो मेरे लिए एक बहुत, एक सेकेंड की जो मुझे एक ग्लिम्स, एक झलक जो देखने के लिए मिली, वो मेरे लिए सफिशिएंट थी मुझे रीअश्योर करने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है और मुझे उनको फ्रीडम दिलानी है. But it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame. और फिर नेल्सन मंडेला इसको बात को कंक्लूड करते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ होती है वो एक आग की तरह होती है, वो एक फ्लेम होता है, स्पार्क होता है, जिसको कितना भी कोई इंसान छुपाना चाहे वो उसको छुपा तो नहीं सकता, वो उसको छुपा सकता है बट उसको कभी भी बुझा नहीं सकता. वो हमारे जो अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, जो अच्छाई है, वो एक आग है. आग को आप छुपा सकते हो, आग को बुझाया पॉसिबल नहीं हो सकता. नाउ इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. और फाइनली और भी नेक्स्ट वाइट इज इन लाइक स्टैंजास, क्योंकि एक पूरी बड़ी बुक है ऑटोबायोग्राफी में से, उसमें हमने कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लिए जो हमें लगता है कि हमारे 10th क्लास के बच्चों को हमें बतानी चाहिए अबाउट नेल्सन मंडेला एंड ऑल्सो अबाउट हिज जर्नी टू फ्रीडम.
a long walk. Now, in life every man has twin obligation. और finally नेल्सन मंडेला बताते हैं कि लाइफ में हर इंसान की twin obligations होती हैं, उसके दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. एक होती है उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ऑब्लिगेशन, और एक होती है प्रोफेशनल. पर्सनल अपनी फैमिली के लिए, एक सन, एक पेरेंट, उनकी बीइंग अ सन अपने मदर फादर के लिए, बीइंग अ हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, बीइंग द फादर अपने किड्स के लिए. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज पर्सनल लाइफ, टुवर्ड्स हिज फैमिली. और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी ऑब्लिगेशन की बात करें, सो दैट इज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, कंट्री, पीपल एंड हिज मेन. And he has an obligation to his people, community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में जो बहुत ही सभ्य होती है, इसमें बहुत पढ़े लिखे, समझदार, सभ्य लोग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, इंसानियत होती है, वहाँ पर हर इंसान के लिए ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज. व्हाट इज इंक्लाइनेशन? जहाँ पे हमारा झुकाव होता है. इंक्लाइनेशंस मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज. सो अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी है तो वहाँ पे हर एक इंसान के लिए इट्स वेरी फीजिबल टू फुलफिल दोज twin obligation to according to its inclinations and abilities. जहाँ पे उनका झुकाव होता है, जहाँ पे उनकी एबिलिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग जिसको प्रायोरिटी रखनी है वो अपनी दोनों ट्विन ऑब्लिगेशंस को सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. But अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक कंट्री जैसे like South Africa, यहाँ पे it was almost impossible, बिल्कुल ना के बराबर था एक ऐसे इंसान के लिए जिसका मेरे जैसे पोजीशन पे जन्म हुआ है और इस कलर से जिसमें जन्म हुआ है, to fulfill both of these obligation. मेरे जैसा जन्मा इंसान मेरे जैसे कलर में, इस टाइम में, सिनेरियो, इस पीरियड में, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों ट्विन ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल करें. अगर वो अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे तो उनको सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर वो अपनी कंट्री के लिए ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं तो उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो उस समय क्या होता था? Yes, I'm talking about that time period जब apartheid prevail कर रहा था, जब racial domination का period था, specifically with the dark skinned people or you can say black skinned people. So in South Africa, a man of color means जो dark skinned person है उसकी बात करी गई है South Africa के land पर, who attempted to live as a human being, जो attempt जो कोशिश करता था कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो लिव करेगा, was punished and isolated. उसको पनिश कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब यहाँ से हमें दोनों चीज़ जस्टिफाई हो रही है. देखो आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड ट्विन ऑब्लिगेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी आता है. सो साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे, दैट इज अपार्टाइड के टाइम पे क्या प्रिवेल करता है, जो भी डार्क स्किन का पर्सन वो कोशिश करे कि वो एज अ सिविल पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग वो सोसाइटी में रहेगा, अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्रीज, पीपल, सोसाइटी अगर वो अपनी फुलफिल करना चाहे, सो क्या होता था, उसको पनिश कर दिया जाता था और अलग कर दिया जाता था सोसाइटी से, आइसोलेट कर दिया जाता था. और साउथ अफ्रीका में जो भी इंसान ऐसी कोशिश करता है टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family. और अगर वो अपनी फैमिली की तरफ फैमिली की जो ड्यूटीज, उसकी पर्सनल ड्यूटीज होती थी, वो उनको फुलफिल करने की कोशिश करता था तो अगेन यही ट्रीट किया जाता, was inevitably ripped from his family. बिल्कुल inevitably ripe करना, बिल्कुल अलग कर देना.
इनएविटेबली अनअवॉइडेबली राइट मीन्स टेकन अवे, तो उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसको अलूफ एक आइसोलेशन में रहना पड़ता था। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अकेले ही अलग से जीवन जीना पड़ता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स नॉट बीइंग अलाउड टू लिव फ्रीली, वो फ्रीली अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आज़ादी से नहीं जी सकता था, उसको बहुत ही सीक्रेट वे में और नफरत में, रेबिलियन में, बदले की भावना में उसको अकेले ही जीवन व्यतीत करना पड़ता। तो इस टाइप का टॉर्चर होता था एक डार्क स्किन पर्सन के साथ, एक डार्क स्किन मैन के साथ, जो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करता था, चाहे वो अपनी फैमिली की तरफ हो या फिर वो अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री, अपने लोगों के लिए हो ना। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I wasn't troubled by the laws of man और गॉड। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मैंने अपने लोगों को, अपनी कंट्री को, सोसाइटी को मैंने प्रायोरिटी पे रखा। स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली को ही प्रेफरेंस दी थी, उन्हीं को मैंने टॉप पे, उन्हीं को मैंने अपनी प्रायोरिटी बनाया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश करी, अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करी, सो आई found that I was prevented from fulfilling my obligation। तो मुझे लगा मतलब मुझे ऐसा समझ में, मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया गया जब मैंने अपने लोगों, अपने कंट्री के लोगों, अपनी सोसाइटी के लोगों को हेल्प करने की, उनको सर्व करने की, उनकी मदद करने की कोशिश करी, तो मेरे साथ क्या किया गया? I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son। तो मैं अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था एज अ सन। मैं अपने मदर फादर के लिए जो मेरी ऑब्लिगेशन है, जो मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एज अ ब्रदर मैं अपने ब्रदर सिस्टर की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। बीइंग अ फादर मैं अपने किड्स के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड सेम इज द केस बीइंग अ हस्बैंड, मैं अपनी वाइफ के लिए भी वो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे फैमिली से अलग कर दिया गया था। जस्ट आई वाज सर्विंग माई कंट्री, my society or people. I was not born with a hunger to be free। और very important thing नेल्सन मंडेला यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि I was not born with a hunger to be free। मेरा जब जन्म हुआ था तब नहीं था कि मेरे अंदर भूख थी, बचपन से ही मेरे अंदर भूख थी कि I want freedom, मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा नहीं था। I was born free, मैं बिल्कुल आज़ाद, मैं बिल्कुल फ्री, मेरा बर्थ हुआ था, मैं बिल्कुल आज़ाद था, जहाँ भी मैं जाना चाहूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जहां भी, जिस सेंस में भी मैं जानता था, मैं हर सेंस में फ्री था। तो मेरे अंदर कोई भूख नहीं थी बचपन से कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आई वांट फ्रीडम। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। आई वाज फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट। मेरी मम्मा जिस झुग्गी में, कच्चे मकान में रहती थी, वहाँ पे आसपास जितनी भी फील्ड्स थी, वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री था, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तक भाग सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। और मेरे गांव के पास से जो नहर या जो नदी गुजरती थी, क्लियर वाटर की, बिल्कुल साफ सुथरे पानी की, मैं उसमें जितना चाहे उसमें स्विम कर सकता था अपनी मर्जी से, फ्रीली, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। एंड देन फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स। और बिल्कुल आज़ाद था। व्हाट इज दिस मीलीज? रोस्ट करना मतलब होता है सेकना, और मीलीज मेज को बोला जाता है, जैसे भुट्टा होता है ना, वैसे एक मेज होता है। सो बेक मेज कॉर्न्स को हम मीलीज बोलते हैं। एंड आई वाज फ्री, मैं जहाँ कुक करना चाहूँ, जैसे कुक करना चाहूँ, जहाँ स्विम करना चाहूँ, जहाँ खेलना कूदना दौड़ना चाहूँ, आई वाज एब्सोल्युटली फ्री। मुझे किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करी गई थी मेरे लिए। अंडर द स्टार्स, और मैं बिल्कुल फ्री था इस खुले आसमान के नीचे, जहां भी मैं अपना खाना बनाना चाहूँ। आई वाज एब्सोल्युटली फ्री एंड आल्सो राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स।
फील्ड्स पे जो बुल्स प्लॉइंग के लिए यूज़ किए जाते थे, उनकी बैक जो थी काफ़ी ब्रॉड होती थी। आई वॉज वेरी फ्री कि मैं उनके ऊपर बैठ के जितना राइड करना चाहूँ इन स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर। आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। अब नेल्सन मंडेला बोले कि जब तक मैंने अपने पापा की आज्ञा का पालन किया एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, अबाइडेड मीन्स मैंने ओबे करा, मैंने पालन करा अपने पापा के ऑर्डर्स का, अपने कस्टम जो मेरे ट्राइब के जो कस्टम जो रीति रिवाज तौर तरीके थे, जब तक मैंने इन सारी चीज़ों को फॉलो करा, आई वाज इन ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तब तक मुझे ना ही कोई इंसान के लॉज ऐसे थे जो मुझे परेशान करते, ना ही कोई नेचुरल ऐसा कोई लॉ था जो मुझे ट्रबल करता। आई वाज इन ऑल सेंस फ्री एंड लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड फ्री लाइफ. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was just an illusion. अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, तब मुझे ऐसा फील हुआ that I was it was only when और तब I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तब मुझे एहसास हुआ कि being a boy, जब मेरी boyhood थी, जब मैं बहुत यंग था, तो मुझे जो लगता था ना मैं आज़ाद हूँ, मैं फील्ड्स में जहाँ पे जाना चाहूँ मैं जहाँ जा सकता हूँ, मैं क्लियर वाटर में जहाँ पे स्विम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्स के नीचे खुले आसमान के नीचे जहाँ पर भी मैं अपने मीलीस को रोस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं जो जैसा चाहूँ मैं वह सब कर सकता हूँ. आई वॉज फ्री. बट उनको रियलाइज़ हुआ नहीं, मैं फ्री नहीं था. मेरे को जो लग रहा था कि मैं फ्री हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, ये एक इल्यूजन थी मेरे लिए. तो तब उनको रियलाइज़ हुआ, आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन. सो व्हाट इज इल्यूजन? जो हमें लगता है बट एक्चुअली नहीं होता है. अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ. मुझे लगता था मैं फ्री हूँ बट इट वॉज अ फॉल्स आइडिया. गलत सोच थी मेरी, मैं फ्री नहीं था. When I discovered as a young man, लेकिन अब मैं बॉयहुड से एडल्टहुड में आ गया हूँ, मैं एक मेच्योर पर्सन हो गया, मैं एक यंग मैन हो गया हूँ. एंड दैट आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. और तब जब ये नेल्सन मंडेला यंग एज में आते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं, तब उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है दैट माई फ्रीडम, जो मेरी आज़ादी है, मुझसे ऑलरेडी छीनी जा चुकी है. दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. एंड उस मोमेंट पे उनको ये रियलाइज हुआ दैट I began to hunger for it. बिकॉज जब उनको एहसास हुआ कि उनकी फ्रीडम तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन है. उनको ऐसा लगता है कि वो फ्री है बट एक्चुअली वो फ्री नहीं है, और उनकी फ्रीडम तो उसे बहुत पहले से ही उनसे छीन ली गई थी. तब उनके अंदर एक भूख आई दैट अब तो कुछ भी हो जाए, नाउ आई वुड फाइट फॉर दिस फ्रीडम. अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे आज़ादी चाहिए. नाउ दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज. अब यहाँ पे बोलते देखो, जो फ्रीडम्स की भी जो सेंस होती है, जो डेफिनेशंस होती है, वो ओवर पीरियड या ओवर टाइम चेंज होती रहती है. कैसे यहाँ पे बताया है, तो शुरुआत में नेल्सन मंडेला बोलते जब मैं एक बच्चा था, जब मैं एक स्टूडेंट था स्कूल का, सो आई वांटेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ. तो मुझे आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी कि यार बच्चे आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, मुझे नाइट आउट करने जाना है, मुझे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, तो मुझे ये मेरी आज़ादी है. अरे यार पापा मम्मी ने मना कर दिया, अरे यार मेरे को तो कोई फ्रीडम ही नहीं दी है, सब मेरी फ्रीडम छीन ली है मेरे पापा ने, मुझे जेल में बांध के रखा है, समथिंग लाइक दैट. तो नेल्सन मंडेला को भी जब बीइंग अ स्टूडेंट उनको फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए थी. So I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms. Transitory freedoms क्या होते हैं? बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि आज हमें लगता है फ्रीडम है लेकिन कल हमें इसकी कोई सेंस या वैल्यू भी नहीं होगी. इट इज़ जस्ट एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मैं ट्रांजिटरी बता देती हूँ. इट मीन्स नॉट परमानेंट, जो फिक्स नहीं होती, लंबे समय के लिए नहीं होती है. Just for a moment, just for the time period you can say. So at first as a student I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms होती हैं, जैसे कि मुझे नाइट आउट करने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी मैं पढ़ना चाहूँ मुझे पढ़ने दिया जाए, और जहाँ मैं जाना चाहूँ, जिसके साथ मैं जाना चाहूँ, मुझे वो सारी फ्रीडम्स चाहिए. Then
Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं, और थोड़ा बाद में, अभी तो यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही थी, बीइंग अ स्टूडेंट, जब नेल्सन मंडेला एज अ स्टूडेंट थे, और अब लेटर बाद में कुछ समय बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो यंग हो जाते हैं, जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं जोहानिसबर्ग में, तो तब बोलते हैं यर्न फॉर द बेसिक, यर्न मीन्स अर्न, लाइक, ठीक है, डिजायर डीपली, जब उनकी इच्छा थी, आई यर्न फॉर, सो व्हाट आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो उनकी बहुत डीप डिजायर, उनकी तीव्र इच्छा थी कि उनको एटलीस्ट बेसिक और जो बहुत ही रिस्पेक्ट फ्रीडम्स होती है वो तो उनको मिलनी ही चाहिए, जैसे कि ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिस चीज के लिए मैं वर्थ हूं मैं उसको अचीव करूंगा, अर्निंग माई कीप, मैं अपने आप को अपकीप करने के लिए मैं अर्न कर सकूं, एंड ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं अपनी इच्छा से अपने हिसाब से किसी पर्सन जिससे मैं शादी करना चाहूं मैं कर सकूं, और मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली बना सकूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मुझे ऐसी फ्रीडम चाहिए थी जो किसी भी सेंस में ऑब्स्टेकल ना बने एक लॉफुल लाइफ में, अनलॉफुल कुछ बात नहीं कर रहे थे, एक लॉफुल लाइफ में किसी भी तरीके से कोई हिंड्रेंस ना हो, वो एक ऐसी फ्रीडम चाह रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए। नाउ but when I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free, तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे 10th बोर्ड के बच्चे, ऐसे चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार अगर वर्ड टू वर्ड समझ लिया सो आई कैन चैलेंज कि आपको बोर्ड, प्री बोर्ड, मिड टर्म्स जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे पहले पूरी चैप्टर को गो थ्रू भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ लेना इन द फॉर्म of a movie or a story going in the visual way, ठीक है। But then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters weren't free, तो तब उनको रियलाइज हुआ नहीं अभी तक तो मैं सेल्फिश था, अभी तक तो मुझे मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि but then I slowly saw that not only was I not free, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ बल्कि but my brothers and sisters weren't free, बट जो मेरे भाई बहन है वो भी फ्री नहीं है। अब यहाँ पे भाई बहन क्या, नेल्सन मंडेला के बहुत सारे भाई या बहन थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके जैसे दिखने वाले जितने भी डार्क स्किन पीपल थे यहाँ पे उनको रेफर किया गया एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला बोले जो मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी डार्क स्किन पीपल थे कोई भी फ्री नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि मैं फ्री नहीं, इसलिए मुझे हंगर थी फ्रीडम की, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे दिखने वाला कोई भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और तब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि तब मैंने ये चीज देखी, आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, कि सिर्फ वो मेरी आजादी नहीं थी, मेरी फ्रीडम नहीं थी जो कट करी गई थी, जो खत्म करी गई थी, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन who looked like I did, but हर वो इंसान जो मेरे जैसा दिखता है, हर वो डार्क स्किन वाला पर्सन की आज़ादी को, की फ्रीडम को छीन लिया गया था और वो डिप्रीवेशन की लाइफ जी रहे थे, ऑपरेशन की लाइफ जी रहे थे। देन That is when I joined the African National Congress, और तब फाइनली नेल्सन मंडेला ने डिसाइड करा कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, विच इज नोन एज ANC पार्टी उन्होंने तब ज्वाइन करी। एंड दैट इज, और तब when the hunger for my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people, और तब उनकी जो भूख थी, when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, तो अब जो उनके अंदर भूख थी कि मुझे आज़ादी चाहिए, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उससे बड़ी जो इंपॉर्टेंट थी, उससे महान जो थी, उससे ग्रेट जो थी, दैट वाज हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। अब उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम की भूख नहीं है, मुझे अपने जैसे दिखने वाले सभी लोगों के लिए भूख है कि मुझे उन लोगों को अब आज़ादी दिलानी है, उन लोगों की फ्रीडम की अब वो बात कर रहे हैं। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम
freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving person into a family-loving husband into a man without a home, that forced life-loving man to live like a monk. और अब नेल्सन मंडेला ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जिन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करी थी कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करते फैमिली ड्यूटीज़ को, तो उनको फैमिली से हटा दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, आइसोलेशन में रहना पड़ता था। और जब वो अपनी कंट्री के लिए ड्यूटीज़ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करते तो उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। तो लाइक ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर वन, तो दोनों ही केस में उनको रेबिलियन आइसोलेशन में रहना पड़ता था। अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये जो डिज़ायर थी कि मेरी फ्रीडम तो ठीक है बट मेरे लोगों की जो फ्रीडम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उन लोगों के लिए अब फ्रीडम के लिए फाइट करना है। सो ये जो डिज़ायर थी, इट वाज दिस डिज़ायर, ये दिस डिज़ायर कौन सी है, ये वाली बात हो रही है। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोगों की आज़ादी वो एक बड़ी हंगर हो गई देन माई ओन। तो ये डिज़ायर जो थी फॉर द फ्रीडम ऑफ my people to live their lives with dignity, अब बिकॉज ये जो मेरी तीव्र इच्छा थी कि मेरे जैसे जो दिखने वाले लोग हैं वो डिग्निटी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। अब वो अपनी बिल्कुल इज्जत मान से अपनी जिंदगी जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मीन्स गिव लाइफ टू। तो अब इसने क्या करा, दैट उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक अलग जिंदगी को जन्म दिया। कैसी वाली? दैट ट्रांसफॉर्म। अब इसने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन करा, बिल्कुल बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया। हम नेल्सन मंडेला के पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए, तो नेल्सन मंडेला में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिकॉज ये जो डिजायर थी उसकी वजह से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जो एक फ्राइटेंड यंग मैन थे, नेल्सन मंडेला एक बहुत ही डरे सहमे से फ्राइटेंड थे, तो एक फ्राइटेंड यंग मैन जो थे वो एक बहुत ही बहादुर बन गए हैं। That drove a law-abiding attorney to become a criminal। अब जो एक ऐसा इंसान जो हमेशा कायदे कानून से रहना चाहता था, जो बहुत सीधे तरीके से चलना चाहता था, वो एक क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो चोरी करने लग गए या मारकाट करने लग गए, नॉट इन दैट सेंस, बट जो सीधे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे थे अब उनको थोड़े से अपने वेज को चेंज करना पड़ गया, बिकॉज उनको अपने लोगों को फ्रीडम दिलानी है। सो a law-abiding attorney to become a criminal that turned family-loving husband into a man। अब एक फैमिली को प्यार करने वाला इंसान वो एक ऐसा इंसान बन गया जो कि होमलेस है। That forged a life-loving man, जो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता था, उसको एक मॉन्क के जैसे जीना पड़ गया। तो ये सारे स्ट्रगल्स, ये सारे टॉर्चर्स, ये सारे पेन सफरिंग्स नेल्सन मंडेला को सहने पड़े, बिकॉज जस्ट फॉर द रीजन ही वांटेड हिज पीपल टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, अ सेल्फ रिस्पेक्टेड लाइफ। ठीक है, नाउ I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला फिर से बोलते हैं कि I am no more virtuous or self-sacrificing, मैं बहुत ही भला इंसान नहीं। Virtuous means having high moral standards। मैं कोई बहुत भला मनुष्य नहीं हूँ, बहुत भला इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ऐसा त्यागी इंसान नहीं हूँ कि हाँ भाई आप पहले चले जाओ, मैं अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लीजिए, आप ही कर लीजिए। तो मैं ऐसा ना तो बहुत ही वर्चुअस हूँ, अब मैं बिल्कुल वर्चुअस नहीं रहा, भला इंसान नहीं रहा, ना ही मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रहा देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। बट मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना भला तो नहीं रहा, ना ही मैं इतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रहा देन द नेक्स्ट मैन, कि जैसा दूसरा था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। बट आई फाउंड, लेकिन मुझे समझ में आया कि आई कुडंट एंजॉय इवन द
पुअर, मतलब जो लिमिटेड और जो बहुत ही कम से कम जो बची कुची जो फ्रीडम्स थी, जो बहुत ही कम थी और ऐसी मामूली सी फ्रीडम्स थी, मुझे वो भी बेसिक नहीं मिल पा रही हैं. So that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही नहीं, मेरे लोग भी कोई फ्री नहीं है, तो जो मुझे बची कुची जो फ्रीडम्स मिलती थी, बहुत ही लिमिटेड सी, बहुत ही पुअर सी, इग्नोरेबल, मिनिमल सी, अब मुझे वो भी नहीं मिल रही हैं. फ्रीडम इज indivisible. The change on any one of my people were the change on all of them. The chains on all of my people were the chains of me. तो इस लाइन को अगेन ध्यान से समझिए क्या बोला गया है चेन के बारे में. So I was allowed when I knew my people weren't free. क्या बोला? But I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people weren't free. जो मुझे पहले मिलती थी कुछ बची कुची सी फ्रीडम, अब मुझे वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो लोग हैं वो भी फ्री नहीं है, तो मुझसे वो जो बची कुची जो फ्रीडम थी वो भी छीन ली गई हैं. अब नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल. फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इसको इतनी फ्रीडम दे दो, इसको उतनी फ्रीडम कर दो. फ्रीडम इंडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है. फ्रीडम इज फ्रीडम इन इट्स ट्रू सेंस. द चेंज, अब वो बोले चेंज ऑन एनीवन. ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूं, वो आधा फ्री है, वो पूरा फ्री है, वो बिल्कुल फ्री नहीं. ये ऐसा कुछ फ्रीडम नहीं होती है. आप फ्रीडम की कोई लिमिट्स नहीं बना सकते हो, ना उसको आप डिवाइड कर सकते हो. That is indivisible. Freedom means freedom in all sense, in all way. अब वो बोले जो बेड़ियां थी, जो चेन्स थी ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो मेरे लोगों पर जो बेड़ियां थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो इम्पोजिशंस थी, वो किसी भी सेंस में वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. कि अगर 2 पे थी या 10 पे थी तो सभी लोगों पे चेन थी. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 10 लोगों को अपने रिस्ट्रिक्शन में रखा या 10 लोगों को अपने ऑप्रेस करा हुआ है या 10 लोगों को डोमिनेट करे और 5 लोग फ्री है. नहीं, वो सभी, पूरी कम्युनिटी की बात करें, वो सभी लोग क्या हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं. और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल, और अगर मेरे सभी लोगों को चेन में रखा गया है, बांध के रखा गया, बंदिशों में रखा गया, रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया, तो वो चेन जो है वो मुझ पर भी है. एंड दैट द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑफ मी. कहने का मतलब कोई भी फ्री नहीं है जो डार्क स्किन पर्सन है. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. अब यहाँ पे ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्या होता है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ऑप्रेसर क्या होता है? जो दबाता है. ऑप्रेस्ड क्या होता है? जो ऑप्रेस हो रहा है. तो ऑप्रेसर कौन है? यहाँ पे व्हाइट पर्सन है, लाइट स्किन पीपल है, और जो ऑप्रेस्ड है, जो दबा हुआ सेक्शन है, जो डोमिनेटेड है, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, वो डार्क स्किन पीपल है. ठीक है. सो अब Oppressor means a cruel person who prevents other people from having any rights of freedom. वो इंसान जो दूसरे इंसान को दबाता है, उसको उसकी बेसिक फ्रीडम्स, राइट्स को अवेलेबल नहीं होने देता है, बंदिशों में रखता है, बेड़ियों में रखता है, बांध के रखता है. सो आई न्यू, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि आई न्यू, ये जो ऑप्रेसर हैं, अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ कि ऑप्रेसर यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है. बिल्कुल क्लियर रखना, इस चैप्टर में से हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तो MCQ फॉर्मेट में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एक्सट्रैक्ट बेस, किसी ना किसी सेंस में जरूर पूछा जाता है. मेक इट वेरी क्लियर. आई नो दैट द ऑप्रेसर, तो ये ऑप्रेसर कौन है? व्हाइट स्किन पीपल. और यहाँ पे ऑप्रेस्ड सेक्शन कौन सा है? तो ऑप्रेस्ड कौन है? यहाँ पे डार्क स्किन पीपल हैं. डार्क स्किन पीपल. ठीक है. सो आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. कि मैं, अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जैसे कि ऑप्रेस्ड जो है उसको तो हमें आज़ाद करना है, वैसे हमें ऑप्रेसर को भी आज़ाद करना है. मतलब ये जो वाइट, मान लीजिए मैं वाइट हूँ और ये डार्क स्किन पर्सन है, कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको बंदिशों में रख रहा हूँ, मैं इसको बांध के रख रहा हूँ, इसको रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ, इसको राइट्स नहीं अवेलेबल करा रहा हूँ, इसको फ्रीडम नहीं दे रहा हूँ हर चीज़ के लिए. तो ये जो ऑप्रेसर है ये भी फ्री नहीं है, क्योंकि ये नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ. ही इज इन द प्रिजन ऑफ क्रुएलिटी,
इज इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड, क्योंकि मैं नफरत में बंधी हुई हूँ, इसलिए तो मैं इसे नफरत कर रही हूँ और इसको फ्रीडम नहीं दे रही, उसको इक्वल कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो जैसे कि बेचारा वो तो वैसे ही बंधा हुआ है, वो तो वैसे ही मजबूर है, उसको जैसे कि फ्री करने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत ऑप्रेसर को भी है फ्री करने की, उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि आई नो दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ऑप्रेसर को भी लिबरेट करने की, फ्री करने की जरूरत है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जितनी की ऑप्रेस्ड को, जो ऑप्रेस्ड है, डार्क स्किन पीपल, जितनी जरूरत उनको लिबरेट करने की, फ्री करने की है, उतनी ही जरूरत ऑप्रेसर को भी है फ्री होने की, लिबरेट होने की। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक इंसान जो दूसरे इंसान की आजादी को छीन लेता है, वो कौन है? मैंने एक इंसान की आजादी छीन ली, मैंने उसको बांध के रख दिया, मैंने उसको बेड़ियों में रख दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी उस पे, तो मैं भी आजाद नहीं हूं। मैं कौन सी बेड़ियों में बंधी हुई हूं? मैं हेट्रेड, आई एम इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड, नफरत की आग में मैं दूसरों को और मजबूर कर रही हूं। सो मुझे भी लिबरेट होने की जरूरत है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंड। अब वो किस चेन में, कौन सी प्रिजन में? प्रिजन ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ, जहां पे प्रेजुडिस होता है, जहां पे भेदभाव किया जाता है, वो ऐसी बेड़ियों में बंधा हुआ है। और बहुत ही छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस और हेट्रेड की प्रिजन में ये इंसान भी बंधा हुआ है। कौन यहाँ पे बात हो रही है? ऑप्रेसर की। तो ऑप्रेसर को भी लिबरेट करने की जरूरत उतनी ही है और उतनी ज्यादा जरूरत है जितनी की ऑप्रेस्ड को जरूरत है। ऑप्रेस्ड मीन्स डार्क स्किन पर्सन। I'm not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken away from me. अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि I am not truly free, मैं सही मायने में, सही सेंस में मैं आजाद नहीं हूँ। I'm not truly free, कब मैं फ्री नहीं हूँ? If I am taking away someone else's freedom, अगर मैंने किसी की आजादी को छीन लिया है तो मैं कैसे फ्री हूँ? मेरे को फ्रीडम नहीं है, मैं लिबरेट नहीं हूँ, मैं आजाद थोड़ी ना, क्योंकि मैं बंधा हूं। किसमें? नफरत ने मुझे बांध के रखा है, मेरी सोच में नफरत है, मेरे को नफरत काबू कर रही है, इसीलिए तो मैं उसको भी बांध रहा हूं, उसके साथ भी मैं इल बिहेव कर रहा हूं। सो नेल्सन मंडेला भी यही चीज बोलते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं अपने आप को ट्रूली फ्री, मैं सही मायने में अपने आप को आजाद नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं सामने वाले को ऑप्रेस्ड कर रहा हूं। सो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन, वैसे ही जैसे कि बोला जाए कि आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, कि सेम एज द केस कि मेरी आज़ादी को अगर छीन लिया गया, मैं तो फ्री नहीं हूँ क्योंकि मेरी आज़ादी छीन ली, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन जिसने छीनी है वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसमें? ही इज इन द बार्स ऑफ हेट्रेड, इन द प्रिजन ऑफ प्रेजुडिस, तो वो भी भेदभाव, नफरत, जेलस, इन बेड़ियों में बंधा हुआ है, तो वो भी फ्री नहीं है। देन द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, कि देखो कितनी प्यारी सी पूरे इस स्टांजा का oppressed और oppressor का जस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। What is this? The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, कि जैसे oppressed, ये oppressed है जिसको दबाया गया, डार्क स्किन, ये भी डार्क स्किन है, ब्लैक पहना हुआ, इट्स ओके, ठीक है। सो oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, कि इसकी इंसानियत हमने इससे छीन ली, इसकी जो आइडेंटिटी थी, इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो हमने सब उससे छीन ली और हमने इसको oppressed कर दिया, दबा दिया, डिस्क्रिमिनेट करा, उसको डोमिनेट करा, उसको oppress कर दिया। और हम अगर बात करें तो हम भी इथिकली, ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करें, मॉरल वाइज बात करें, तो हम भी बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि हमारे जो कायदे कानून है, जो उसूल है, हमसे भी वो छीने गए, इसलिए तो हम नफरत हमारे ऊपर रूल कर रही है, वो हमें डोमिनेट कर रही है, हम नफरत में बंधे, हमारी भी इंसानियत छीन गई है, उनकी आइडेंटिटी भी उनसे छीन ली गई। सो बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, की जो ऑप्रेसर है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर ना समझे, बिकॉज बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी ह्यूमैनिटी आपने छीनी, जो ऑप्रेसर है, और जो ऑप्रेसर है उसकी नेचर, जो उसकी थॉट्स हैं, जो उसका उसकी जो बिहेवियर है, उन चीजों ने उसकी ह्यूमैनिटी को रॉब कर लिया है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लाइन।
Now, with this we come to an end of this chapter. अब ऐसा लगेगा ना इसका क्या conclusion था? So it is not having as such conclusion because this is an excerpt which we have taken from autobiography of Nelson Mandela और वो book autobiography उसका नाम है Long Walk to Freedom. तो यहाँ पे ये जो पूरे chapter थी pieces में हमें पता चली कि कुछ पार्ट हमने यहाँ से लिया फिर कुछ पार्ट वहाँ से लिया, तो stanzas में हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चला जो बुक ऑटोबायोग्राफी में ऑलरेडी मेंशन है. आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर वेरी परफेक्टली. तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.